Chapters 17 Starting to refine the liquor worm, 18 Let the past disperse away like smoke, 19 Rank 6 Vital goo, the spring-autumn cicada, 20 The academy elder is speechless. Chapter Start मेरे C ग्रेड टैलेंट के साथ मेरे अपर्चर में प्राइमेवल C सिर्फ 44% है। गू जिस स्पीड से प्राइमेवल एसेंस यूज करते हैं वो मेरे खुद के रिकवरी रेट से कहीं ज्यादा फास्ट है। अगर मुझे कोई गू रिफाइन करना है तो मुझे बाहरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जिसका मतलब है मुझे प्राइमेवल स्टोन्स बर्बाद करने पड़ेंगे। गू की विल जितनी कमजोर होगी, रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और मेरे लिए यूज रिफाइन करना उतना ही आसान होगा। लेकिन हर जिंदा चीज में जीने की इच्छा होती है। मूनलाइट गू को रिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम 5 प्राइमेवल स्टोन्स और ज्यादा से ज्यादा 8 पीस लगेंगे। अभी लिकर वर्म को रिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम 11 पीस और ज्यादा से ज्यादा 16 पीस लगेंगे। भले हाई लिकर वर्म भी मूनलाइट गू की तरह रैंक 1 गू था, लेकिन वो आम नहीं था, आसानी से नहीं मिलता था। इसलिए रिफाइनमेंट प्रोसेस की मुश्किल भी बढ़ गई थी। दूसरे शब्दों में, भले ही अभी फैंग युआन के पास 17 प्राइमेवल स्टोन्स द, लेकिन सिर्फ लिकर वर्म को रिफाइन करने में उसके पास ज्यादा से ज्यादा CHEH पीस या कम से कम एक प्राइमेवल स्टोन हाई बचेगा। रात में चमकता हुआ चांद साफ और शुद्ध चांदनी दे रहा था। चांदनी किसी देवी के नर्म हाथ जैसी थी जो गू यू विलेज पर हल्के से हाथ फेर रही हो। रास्ते में बंबू के घर जड़े की तरह लग रहे थे, बड़ी संख्या में खड़े थे। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। इसी चांदनी में फैंग युआन इन तक वापस पहुंचा। इनका दरवाजा पहले ही बैंड हो चुका था। फैंग युआन ने दरवाजा खटखटाया। सुन रहा है। कौन है? इतनी रात गए दरवाजा पीट रहा है। इनका वर्कर बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलने आया। उसकी ऊँग नींद से सूजी हुई थी, लेकिन जब उसने फैंग युआन को दरवाजे पर खड़ा देखा तो उसके चेहरे से सारी नाखुशी और नींद गायब हो गई और उसने अपनी कमर झुकाई और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे ये तो छोटे मालिक हैं। इस नौकर की किस्मत खुल गई जो आपके लिए दरवाजा खोलने का मौका मिला। फैंग युआन ने सर हिलाया। उसके चेहरे पर एक ठंडा सा बेपरवाह भाव था और वो इनके अंदर चला गया। उसके इस एक्सप्रेशन से वकर और भी ज्यादा हम्बली हंसने लगा और उसने खुद ही आगे बढ़कर पूछा, मालिक आपको भूख लगी है क्या? क्या मैं किचन में बोलकर आपके लिए रात के खाने में कुछ छोटे मोट डिशेस बनवा दूं? जरूरत नहीं है, फैंग युआन ने सर हिलाकर माना किया और सिर्फ ऑर्डर दिया, जाओ और मेरे लिए थोड़ा गर्म पानी तैयार कर दो, मुझे धोना है। जी। वर्कर ने तुरंत सर हिलाया। मालिक आप पहले अपने कमरे में चलिए। मैं गारंटी देता हूं गर्म पानी तुरंत ऊपर भेजे दिया जाएगा। फैंग युआन ने एक हम की आवाज निकाली और सीढ़ियां चढ़कर सेकंड फ्लोर की तरफ चला गया। वर्कर फैंग युआन की पीठ को देखता रहा। उसकी दोनों इंद्रियां रोशनी में चमक रही थी, एक जलन का भाव दिखाते हुए। ये है एक गू मास्टर। ओ काश मेरे पास भी कल्टिवेट करने का टैलेंट होता तो कितना अच्छा होता। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, एक गहरी सांस लेते हुए। ये शब्द फैंग युआन के कानों में पड़े और वो दिल ही दिल में कड़वाई से मुस्कुराया। एक गू मास्टर के पास मौतलों से ऊपर उठने की ताकत होती थी, आदमियों से ऊपर का आदमी बनने की, लेकिन इस प्रोसेस में जो कीमत चुकानी पड़ती थी वो भी बहुत ज्यादा थी। सबसे पहली मुश्किल प्रॉब्लम थी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक गू मास्टर को कल्टिवेट करने के लिए प्राइमेवल स्टोन्स चाहिए होते थे। लड़ाइयों में भी प्राइमेवल स्टोन्स लगते थे, गू रिफाइन करने में भी प्राइमेवल स्टोन्स लगते थे, और ट्रेडिंग भी इसका एक्सेप्शन नहीं था। प्राइमेवल स्टोन्स के बिना कल्टीवेशन कैसे पॉसिबल हो सकता था? ये एक ऐसी मुश्किल स्थिति थी जिसे एक साधारण मॉर्टल होने के नाते जो दूर से देख रहा था, इनका वर्कर नहीं समझ सकता था। जैसे शाम को जब नौजवान गू मास्टर जियांग यानी शिकारियों के वाइन के बर्तन गिरा दिए तो उसने अपना गुस्सा और नाखुशी अन पर निकाली थी। उसका मतलब था वो खुद तो प्राइम वैल स्टोन्स खर्च करके ये ग्रीन बैम्बू वाइन पीने का सोच भी नहीं सकता, और ये शिकारी जो सिर्फ साधारण इंसान हैं, उनके पास इतने पैसे फालतू में हैं। पूरी पिक्चर देखने के लिए सिर्फ यूएस एक मतलब से ही एक गू मास्टर की कल्टीवेशन की हालत के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता था। एक गू मास्टर की ताकत बहुत थी, वो एक आम इंसान से ज्यादा हासिल करते थे, लेकिन कीमत भी उतनी ही बड़ी थी। कई बार हर एक प्राइमेवल स्टोन का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना पड़ता था, खासकर जब बात लोअर रैंक के गू मास्टर्स की हो। ऊपर की शान और शौकत से धोखा मत खाओ, असल में एक गू मास्टर की जिंदगी हमेशा पैसों की तंगी में रहती है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे एक गू मास्टर का रेल्म बढ़ता है, उसके रिसोर्सेज की जरूरत भी बढ़ती जाती है। सही सपोर्ट के बिना एक गू मास्टर के लिए कल्टीवेशन की राह बहुत मुश्किल है। फैंग युआन ने अपनी पिछली जिंदगी के बारे में सोचा और यूं से सच्चाई का गहरा अनुभव था।
वो अपने कमरे में वापस आया। जैसे ही उसने लैंप जलाया, इनका वर्कर गर्म पानी का बेसिन लेकर ऊपर आया। ऑफ कोर्स, उसके साथ कपड़े के तौलिए और दूसरे टॉयलेटरीज भी थे। फैंग युआन ने वर्कर को जाने दिया और कमरे का दरवाजा बैंड कर लिया। उसने दरवाजे की कुंडी लगाई, खुद को साफ किया और अपने बेड पर चढ़ गया। भले ही उसका शरीर थोड़ा थका हुआ था, लेकिन उसका दिल अभी भी एक्साइटमेंट की एक लहर से धड़क रहा था। आखिरकार मुझे लिकर वर्म मिल ही गया। लिकर वर्म मूनलाइट गू से भी रेयर है, क्योंकि एक तरह से ये एक ऐसा गू है जो एक गू मास्टर के लेटेंट टैलेंट को बढ़ता है। फैंग युआन बेड पर पालथी मारकर बैठ गया और लिकर वर्म को बाहर निकाला। लिकर वर्म अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसका शरीर मूनलाइट गू से थोड़ा बड़ा था, रेशम के कीड़े की तरह नर्म और सफेद। रोशनी में उसका शरीर एक हल्की सी रोशनी की परत से ढाका हुआ था, जैसे किसी मोती की कोमल चमक हो। दो छोटी ये जो दो काले तिल के दानों जैसी लग रही थी, उसके गोल मटोल सफेद सिर पर लगी हुई थी, जिससे वो बड़ा ही मासूम लग रहा था। हाथ में रखने पर वो भारी नहीं था। उसका वजन लगभग आधे अंडे के बराबर था। धीरे से सूंघने पर उसके शरीर से शराब की हल्की सी महक आ रही थी। यह महक ग्रीन बैम्बू वाइन की नहीं बल्कि लिकरवर्म की अपनी खुशबू थी। ये महक हल्की और धुंधली सी थी, जैसे हो भी और ना भी। फैंग युआन की नाक फड़की जब उसने लिकरवर्म की महक को अंदर खींचा। शराब की महक सीधे नीचे अपचर में गई, ग्रीन कॉपर प्राइमीवल सी में प्रवेश कर गई। प्राइमीवल सी में एक पाल के लिए उथल पुथल हुई और उसने तेजी से यूएस महक को सोख लिया। एक साफ और रिफाइंड प्राइमीवल एसेंस की किरण पैदा हुई। दूसरा प्राइमीवल एसेंस हरे रंग का था, जिसमें कॉपर जैसी मेटेलिक चमक थी। लेकिन यह प्राइमीवल एसेंस हल्का हरा था, और यह ओरिजिनल प्राइमीवल एसेंस से ज्यादा कंडेंस था। ये वो प्राइमीवल एसेंस था जो एक रैंक 1 मिडिल स्टेज गू मास्टर पैदा कर सकता था। अपने ग्रीन कॉपर सी में इस हल्की हरी प्राइमीवल एसेंस की किरण को महसूस करते हुए फैंग युआन के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। अभी मेरा कल्टिवेशन बेस सिर्फ रैंक 1 इनिशियल स्टेज का है, लेकिन लिकरवर्म की कंडेंसिंग पावर से प्राइमीवल एसेंस रिफाइन होने के बाद मैं रैंक 1 मिडिल रेल्म का प्राइमीवल एसेंस पाने के काबिल हो जाऊंगा। इस फायदे की खूबसूरती एक या दो वाक्यों में बयान नहीं की जा सकती। लेकिन बहुत जल्द उसने अपनी मुस्कान वापस ले ली। हालांकि अभी मैंने लिकरवर्म को पूरी तरह से मास्टर नहीं किया है। जब मेन लिकरवर्म को रिफाइन करके उस अपना विटल गू बना लूंगा, तभी मेन यूज आज़ादी से इस्तेमाल कर पाऊंगा और बाद में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ अपना प्राइमीवल एसेंस रिफाइन कर पाऊंगा। ये सोचते ही उसने और देर नहीं की और अपने प्राइमीवल सी से ग्रीन कॉपर प्राइमीवल एसेंस की एक धार निकालनी शुरू कर दी। प्राइमीवल एसेंस ने लिकरवर्म को कास कर लपेट लिया, यूज हवा में फैंग युआन के सामने ले आया और उसके शरीर में घुसने लगा। लिकरवर्म ने अपनी जान खतरे में महसूस की और तुरंत जाग गया। वो जोर जोर से छटपटाने लगा, अपनी पूरी ताकत से फैंग युआन के प्राइमीवल एसेंस को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। इस लिकरवर्म का रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है। फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने महसूस किया कि उसके प्राइमीवल एसेंस की खपत मूनलाइट गू से डबल से भी ज्यादा हो रही है। चाहे जो हो जाए, मुझे लिकरवर्म को रिफाइन करना ही होगा। उसकी दोनों उंगली में एक पक्का इरादा चमका जब उसने लिकरवर्म में प्राइमीवल एसेंस डालना जारी रखा। कमरे में मेज पर मोमबत्तियां शांति से जल रही थी। कमरे के बीच में एक उजाला कर रही थी, जबकि दीवारों के दूर के कोने अंधेरे में थे। मोमबत्ती की रोशनी फैंग युआन के चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसने पहले ही अपनी उंगली बैंड कर ली थी, अपना सारा ध्यान लिकरवर्म पर केंद्रित करते हुए। ग्रीन कॉपर रंग के प्राइमीवल एसेंस की एक लगातार धार, जो धुंध की एक धार जैसी लग रही थी, फैंग युआन के पूरे शरीर से निकल रही थी। फिर वो एक साथ इकट्ठा होकर लिकरवर्म को मजबूती से लपेट रही थी। लिकरवर्म हवा में तैर रहा था। उसकी दूरी फैंग युआन के चेहरे से 1 फुट से भी कम थी। वो ग्रीन कॉपर प्राइमीवल एसेंस के बीच अपनी पूरी ताकत से छटपटा रहा था। वक्त चुपचाप गुजर रहा था। जैसे जैसे मोमबत्तियां जलती गई, वो छोटी होती गई और रोशनी कम होती गई। खिड़की के बाहर का चंद्रमा धीरे धीरे नीचे चला गया था और फिर एक नया दिन आ गया। सुबह की रोशनी खिड़की की पतली सी दरार से अंदर आई और कमरे में चमकी। ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की पर एक रोशनी का किनारा बन गया हो। फैंग युआन ने अपनी उंगली खोली और अपने सामने लिकरवर्म को देखा। लिकरवर्म के सफेद शरीर पर हल्के हरे रंग की छाया थी। यह फैंग युआन की आधी रात की मेहनत का नतीजा था। हालांकि यह साफ था कि इस हरे रंग का वॉल्यूम लिकरवर्म के शरीर का 1% भी नहीं था। फैंग युआन का चेहरा गंभीर लग रहा था। इस लिकरवर्म की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा दृढ़ थी और उसका रेजिस्टेंस हैरतअंगेज रूप से मजबूत था। सीधे शब्दों में, यह एक रैंक 1 गू की सीमा से परे था।
ये गू शायद फ्लावर वाइन मॉन्क का वाइटल गू था। फ्लावर वाइन मॉन्क एक रैंक 5 मास्टर था, इसलिए ये लिकर वर्म असल में रैंक 5 था, लेकिन इतने सालों तक पर्याप्त भोजन ना मिलने के कारण कभी पेट भर खाना मिलता तो कभी भूखा रहना पड़ता, इसलिए इसका ग्रेड भी गिर गया। अभी ये रैंक 1 के लेवल पर रह गया है, लेकिन इसकी विल अभी भी पत्थर की तरह कठोर है। फैंग युआन ने सच का अंदाजा लगा लिया था। यह लिकर वर्म असल में फ्लावर वाइन मॉन्क का वाइटल गू था। इसकी असली विल मिटा दी गई थी और अंत तक रिफाइन किया गया था। इसने फ्लावर वाइन मॉन्क के साथ उसकी सारी लड़ाइयों में जमीन के नीचे की दुनिया में साथ दिया था। फ्लावर वाइन मॉन्क के मरने के बाद उसकी मजबूत विल लिकर वर्म में मौजूद रही। फ्लैट जब फैंग युआन लिकर वर्म को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था तो इसका मतलब था फ्लावर वाइन मॉन्क की विल के खिलाफ लड़ना। ये एक नेचुरल गू को रिफाइन करने की कोशिश से कहीं ज्यादा मुश्किल था। एक इंसान की विल आमतौर पर एक नेचुरल गू से ज्यादा मजबूत होती है। मौत का सामना करते वक्त इंसान ऐसी ताकत पैदा कर सकते हैं जिसकी वो खुद भी कल्पना नहीं कर सकते। ये तो छोड़ हाइडू की फ्लावर वाइन मॉन्क डेमोनिक फैक्शन का मास्टर था। वो अकेले आता जाता था, जमीन के नीचे की दुनिया में ऊपर नीचे करता रहता था। उसकी विल राइचस फैक्शन के उसके लेवल के मास्टर से भी ज्यादा दृढ़ थी। इस लिकर वर्म को एक महीने में रिफाइन करना नामुमकिन है, जब तक कोई मजबूत मास्टर रैंक 2 या रैंक 3 गू की सांस का इस्तेमाल करके इस लिकर वर्म पर दबाव न डाले और वर्म के शरीर के अंदर की विल को सबसे निचले स्टार पर ना दबा दे। ऐसी मदद के बाद ही मैं आधे प्रयास में दुगना काम कर पाऊंगा। जैसे ही उसने सोचा, फैंग युआन को आहें भरने से रोक नहीं सका। उसके माँ बाप मर चुके थे जबकि उसके चाचा और चाची उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। उसका अपना कोई सपोर्ट नहीं था, तो वो बाहरी मदद कहां से ढूंढ सकता था? अगर उसके पास अ ग्रेट टैलेंट होता तो शायद कोई चांस होता, लेकिन वो सिर्फ सी ग्रेट टैलेंट था। क्लैन में हर कोई उसके बारे में आशावादी नहीं था, तो कौन इतनी एनर्जी खर्च करके उसकी मदद करने को तैयार होगा? और सबसे जरूरी बात, वो लिकरवर्म के अस्तित्व को जाहिर नहीं कर सकता था। गुयू विलेज में कोई लिकरवर्म नहीं था और फैंग युआन इस लिकरवर्म के सोर्स के बारे में समझा नहीं सकता था। अगर ये बात खुल जाती तो बहुत बड़ी संभावना थी कि टॉप ब्रास को पता चल जाता और वो इसे फ्लावर वाइन मॉन्क के केस से जोड़ देते। दोनों के बीच रिश्ता सोचना बहुत आसान था। इस तथ्य के आधार पर 17 प्राइमेवल स्टोन्स काफी नहीं होंगे। मुझे कम से कम 30 प्राइमेवल स्टोन्स चाहिए होंगे। कितनी परेशानी है, लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं इस लिकरवर्म को रिफाइन करके ही रहूंगा। फैंग युआन की अपनी विल लोहे जैसी थी और वो लिकरवर्म को रिफाइन करने का पक्का इरादा कर चुका था। वाइटल गू का महत्व बहुत बड़ा था। ये एक गू मास्टर के कल्टिवेशन डायरेक्शन के भविष्य को बहुत प्रभावित करता था। भले हाई लिकरवर्म दुनिया का सबसे अच्छा विकल्प नहीं था वाइटल गू के लिए, लेकिन ये मूनलाइट गू से फिर भी बहुत बेहतर था। यह फैंग युआन की वर्तमान स्थिति में सबसे अच्छा विकल्प भी था। गुद इसी पाल फैंग युआन के पेट से विरोध की आवाज आई। पूरी रात बिना सोए और लिकर वर्म को रिफाइन करने में पूरी मेहनत लगाने के बाद फैंग युआन को भूख लगना स्वाभाविक था। लगता है पहले जाकर अपना पेट भर लेता हूं और फिर प्राइमेवल स्टोन्स जमा करने का कोई तरीका सोचता हूं। फैंग युआन ने अपना पेट मलते हुए नीचे सीढ़ियों से उतर गया। वो कैफेटेरिया में गया और कोने की एक सीट चुनकर कुछ नाश्ते के डिशेस ऑर्डर किए। जैसे ही उसने खाना शुरू किया, उसका छोटा भाई गुयू फैंग झेंग आ गया। बड़े भाई, आप इनमें क्यों रुके हुए हैं? कल रात घर वापस क्यों नहीं आए सोने? उसका भाई बहुत सीधा था। उसके लहजे में इस तरह का भाव था जैसे वो एक सफाई मांग रहा हो। अपने भाई के सवाल के जवाब में फैंग युआन कुछ नहीं बोला। वो अपना नाश्ता करता रहा। वो अपने छोटे भाई के कैरेक्टर को जानता था। फैंग झेंग ऐसा इंसान नहीं था जो अपने गुस्से पर काबू रख सके। बिल्कुल वैसा ही हुआ। फैंग झेंग ने देखा कि उसके बड़े भाई ने यूएस पर एक नजर तक नहीं डाली, जैसे फैंग युआन ने यूज हवा समझ लिया हो। अगले ही पाल वो नाखुशी से भरे लहजे में चिल्लाया, बड़े भाई, आपने शेनकी के साथ क्या किया? कल जब से वो आपके कमरे से निकली है, वो हर तरफ रोटी फिरी है। जब मैंने यूज सांत्वना दी तो वो और भी जोर से रोने लगी। फैंग युआन ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा, उसका चेहरा भावहीन था। फैंग झेंग ने भावें सिकोड़ ली, अपने बड़े भाई को घूरता रहा, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। माहौल तनावपूर्ण हो रहा था, लेकिन फैंग युआन ने उस सिर्फ एक सेकंड के लिए देखा और फिर अपना सर नीचे करके खाना खाता रहा। छोटा भाई फैंग झेंग तुरंत घबरा गया। फैंग युआन का रवैया साफ तौर पर उसकी तरफ एक अनादेखी का था। शर्म और फ्रस्ट्रेशन में उसने मेज पर हाथ मारा, जोर से दहाड़ते हुए, गुयू फैंग युआन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो?
शेन की एक नौकरानी के रूप में इतने सालों से तुम्हारी सेवा कर रही है। मैंने उसका तुम्हारे प्रति नर्म रवैया और देखभाल देखी है। हाँ, मैं जानता हूं तुम खोए हुए महसूस कर रहे हो, और मैं तुम्हारी उदास भावनाओं को समझ सकता हूं। हाँ, तुम सिर्फ एक सी ग्रेट टैलेंट हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी बदकिस्मती का गुस्सा दूसरों पर निकालो। ये उसके साथ नाइंसाफी है। उसने मुश्किल से ही बात पूरी की थी कि फैंग युआन खड़ा हो गया। पलक झपकाते ही उसने अपना हाथ उठाया। चटाक! एक जोर की आवाज के साथ उसने फैंग झेंग को एक जोर का थप्पड़ मारा। फैंग झेंग ने अपना दाहिना गाल ढक लिया, 2 कदम पीछे लड़खड़ाते हुए। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। बेकार की बातचीत, ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? वो शन की सिर्फ एक नौकरानी है। सिर्फ यूएस जैसी एक नीची लड़की के लिए तुम भूल गए कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं? फैंग युआन ने धीमी आवाज में डांटा। फैंग झेंग को आखिरकार होश आया। उसके चेहरे पर चुभता हुआ दर्द उसके नर्वस सिस्टम में लहरों की तरह दौड़ गया। उसने एड़ी फैलाई, उसकी सांसें तेज हो गई और उसने विश्वास न करते हुए कहा, बड़े भाई, आपने मुझे मारा। बचपन से लेकर बड़े होने तक आपने मुझे कभी नहीं मारा। हाँ, मुझे ग्रेट टैलेंट पाया गया, आप सिर्फ सी ग्रेड हैं। लेकिन आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते, ये सब स्वर की व्यवस्था है। चटाक! फैंग झेंग ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि फैंग युआन ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से उस फिर से थप्पड़ मारा। फैंग झेंग ने अपने दोनों हाथों से अपने गालों को ढक लिया। वो हक्का बक्का रह गया। भोले बच्चे, क्या तुम्हें अभी भी याद है बचपन से अब तक मैंने तुम्हारी कैसे देखभाल की? जब हमारे माँ बाप मर गए, हमारी जिंदगी मुश्किल थी। नए साल पर चाचा और चाची ने हम दोनों को सिर्फ एक नया कपड़ा दिया। क्या मैंने उस पहना? मैंने किसे पहनने के लिए दिया? जब तुम छोटे थे तुम्हें मीठा पोरज पसंद था। मैं हर रोज किचन वालों से तुम्हारे लिए एक और कटोरा बनवाता था। जब दूसरे तुम्हें टांग करते थे, कौन तुम्हें वापस लाता था? इतनी सारी बातों का जिक्र तो छोड़ हाइडू, मुझे लगता नहीं कि इस बारे में बात करना भी वत है। ठीक है, अब एक नौकरानी की वजह से तुम मुझसे ऐसे बात करोगे, मुझसे सवाल करने आओगे? फैंग झेंग का चेहरा लाल हो गया। उसके होठ कांप रहे थे, शर्मिंदा और गुस्से में, साथ ही हैरान और क्रोधित भी। फिर भी वो एक भी शब्द का जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि जो कुछ भी फैंग युआन ने कहा वो सच था। जो भी हो, फैंग युआन ने तंज कसा, जब तुमने अपने सगे माँ बाप को छोड़कर किसी और को अपना लिया, तो मैं तुम्हारे लिए क्या मायने रखता हूं? सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई ही तो हूं। बड़े भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं कि मैंने बचपन से ही एक परिवार की गर्माहट की चाहत राखी है। मैं फैंग झेंग ने तुरंत समझाने की कोशिश की। फैंग युआन ने हाथ हिलाकर अपने भाई को आगे बोलने से रोक दिया। आज से तुम मेरे छोटे भाई नहीं हो, और मैं अब तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूं। बड़े भाई? फैंग झेंग हैरान था और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। इसी पल फैंग युआन बोला, क्या तुम्हें शेन की पसंद नहीं है? चिंता मत करो, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। वो अभी भी वजन है, अनछुई और शुद्ध। मुझे CHEH प्राइमेवल स्टोन्स दो और मैं उस तुम्हें दे दूंगा। आज से वो तुम्हारी पर्सनल नौकरानी बन सकती है। बड़े भाई, आप क्यों? अपने दिल की बात इतनी अचानक जाहिर होने पर फैंग झेंग को एक घबराहट सी महसूस हुई। वो थोड़ा तैयार नहीं था, लेकिन साथ ही उसका दिल अश्योर्ड हो गया। जिस बात की उस सबसे ज्यादा चिंता थी वो सच नहीं हुई। कुछ देर पहले ही रात में शेनकी ने खुद उसकी सेवा की थी और उस नहलाया था। भले ही कुछ जरूरी नहीं हुआ, फैंग झेंग इस रात की नरमाहट को कभी नहीं भूल सकता था। जब भी वो शेनकी के बारे में सोचता, उसके कुशल हाथ और उसके नर्म लाल होठ याद आते और उसका दिल धड़कने लगता। जवानी की सच्ची भावनाएं नौजवान के सीने में बहुत पहले ही अपनी जगह बना चुकी थी और बढ़ने लगी थी। इसलिए जब उस कल शाम शेनकी की अजीब हालत के बारे में पता चला, तो उसके दिल से गुस्से का एक झोंका फूट पड़ा। उसने तुरंत अपने मूनलाइट गू को रिफाइन करना छोड़ दिया और पूरे गांव में फैंग युआन को ढूंढने लगा, एक बयान देने के लिए। फैंग झेंग को जवाब ना देता देख फैंग युआन ने भावे सिकोड़ कर कहा, प्यार बहुत नॉर्मल है, थोड़ा ईमानदार बानो। छुपाने से कोई फायदा नहीं। ऑफ कोर्स, अगर तुम एक्सचेंज नहीं करना चाहते तो वो भी ठीक है। फैंग झेंग तुरंत चिंता में आ गया। मैं एक्सचेंज करूंगा। मैं क्यों नहीं एक्सचेंज करूंगा? लेकिन मेरे पास अब 6 के लिए काफी प्राइमेवल स्टोन्स नहीं हैं। ये कहते हुए उसने अपना पैसे का पाउच निकाला। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था। फैंग युआन ने पाउच ले लिया और यूएस में CHEH पीस पाए, लेकिन उनमें से एक स्टोन नॉर्मल प्राइमेवल स्टोन से आधा छोटा था।
उस तुरंत पता चल गया कि फैंग झेंग ने इस स्टोन से प्राइमीवल एसेंस अब्जॉर्ब किया था ताकि अपने मूनलाइट गू को रिफाइन करने का प्रोसेस तेज कर सके। आखिरकार जितना ज्यादा नेचुरल एसेंस प्राइमीवल स्टोन से अब्जॉर्ब किया जाता है, स्टोन उतना ही छोटा हो जाता है और उसका वजन भी हल्का हो जाता है। भले ही ये सिर्फ साढ़े 5 पीस द फैंग युआन जानता था, ये सारे प्राइमीवल स्टोन्स द जो फैंग झेंग के पास अभी थे। फैंग झेंग के पास अपनी कोई सेविंग्स नहीं थी और ये CHEH प्राइमीवल स्टोन्स चाचा और चाची ने उस कुछ दिन पहले ही दिए थे। मैं ये रख लेता हूं, तुम अब जा सकते हो। फैंग युआन का चेहरा ठंडा था जब उसने बाग को अंदर रखा। बड़े भाई, फैंग झेंग और कुछ कहना चाहता था। फैंग युआन ने अपनी भावें हल्की सी उठाई, धीरे और आराम से बोलते हुए, इससे पहले कि मेरा मन बदल जाए, बेहतर होगा कि तुम मेरी ईंट से ओझल हो जाओ। फैंग झेंग को अपना दिल सिकुड़ता हुआ महसूस हुआ। उसने अपने दांत भींची और आखिरकार मुड़कर चला गया। जब वो इनके दरवाजे से बाहर निकला, उसने अनजाने में अपने सीने पर हाथ रखा, एक बेचैनी की लहर महसूस करते हुए। एक एहसास था जो उस बता रहा था कि उसने अभी अभी कुछ बहुत जरूरी खो दिया है। लेकिन बहुत जल्द उसने गर्माहट महसूस की जब उसने शेनकी के बारे में सोचा और यूएस सपनों जैसी रात के बारे में। आखिरकार मैं तुम्हें हक से अपना बना सकता हूं, स्वे स्वे। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फैंग युआन की नजरों से दूर चला गया। फैंग युआन भावहीन खड़ा रहा। वो काफी देर तक खड़ा रहा, फिर आखिरकार धीरे से बैठ गया। चमकती धूप खिड़की से अंदर आ रही थी, उसके बेपरवाह चेहरे पर चमक रही थी, जिसे देखने वालों को अंदर से थोड़ी ठंडक महसूस हो रही थी। कैफेटेरिया में बिजनेस काफी खराब था और सड़कों पर लोगों की भीड़ बढ़ रही थी। भीड़ भाड़ की शोर और उत्साह की आवाज आ रही थी, जिससे जगह और भी शांत लग रही थी। डिशेस ठंडे हो गए। एक वर्कर ध्यान से पास आया, पूछने लगा कि क्या फैंग युआन अपना नाश्ता फिर से गर्म करवाना चाहेगा। फैंग युआन ने सुना नहीं। उसकी निगाहें एक बादल की तरह बदल रही थी, जैसे वो कुछ पुरानी यादों में खोया हो। वर्कर ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब उसने फैंग युआन को ट्रांस में देखा, एक भी शब्द नहीं बोला, तो वो सिर्फ अपनी नाक रगड़कर दुखी होकर चला गया। काफी देर बाद फैंग युआन की ऊर्जा फिर से औकात में आई। उसके दिल की पुरानी यादें धुएं की तरह थी, वो पहले ही बिखर चुकी थी। वो एक बार फिर सच्चाई में लौट आया। जो धूप अंदर आ रही थी, वो आधे टेबल पर चमक रही थी। डिशेस से उठती गर्म हवा पहले ही गायब हो चुकी थी और सड़कों पर भीड़ का शोर उसके कानों तक आ रहा था। उसने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला और अपने सीने पर रखे साढ़े 5 प्राइमीवल स्टोन्स को थपथपाया। उसके मुंह पर एक कड़वी और तंज भरी मुस्कान आ गई, लेकिन वो मुस्कान जल्दी ही हटा दी गई। वेटर, जाओ और ये डिशेस मेरे लिए फिर से गर्म कर दो। फैंग युआन ने अपने डिशेज पर एक नजर डाली और धीरे से मुंह खोलकर चिल्लाया। इस पल उसकी एड़ी इतनी ठंडी लग रही थी। क्या तुम्हारे बड़े भाई ने सच में ऐसा कहा? हॉल में चाचा ने भावें सिकोड़ी, उनकी आवाज ठंडी थी। चाची पास में बैठी थी, फैंग झेंग के गालों पर ताजा लाल हाथ के निशान को बिना कुछ कहे देख रही थी। हाँ, जब मैं बड़े भाई से मिला, वो इनमें नाश्ता कर रहे थे। पूरी बात इस तरह से हुई, फैंग झेंग ने विनम्रता से जवाब दिया। चाचा की भावें और गहरी हो गई, सब एक श्वान अक्षर की तरह सिकुड़ गई। कुछ सांस लेने के बाद उन्होंने एक आहें भरी और गंभीर लहजे में कहा, फैंग झेंग मेरे बच्चे, तुम्हें ये याद रखना होगा। नौकरानी शेन की, फैंग युआन की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हमने उसके पास भेजा था। वो उस एक सौदे की चीज के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? अगर तुम्हें वो चाहिए थी, तो तुम्हें हमें पहले बताना चाहिए था। हम उस सीधे तुम्हारे पास भेजे देते। आह! फैंग झेंग ये सुनकर हैरान रह गया। चाचा ने हाथ हिलाया। तुम जा सकते हो। तुमने अपने सारे प्राइमीवल स्टोन्स फैंग युआन को दे दिए, इसलिए मैं तुम्हें और 6 दे दूंगा। याद रखना, उनका सही इस्तेमाल अपने गू को रिफाइन करने में करना और नंबर 1 हासिल करना। जब तुम ऐसा करोगे तो हमें तुम पर बहुत गर्व होगा। पिताजी, आपका बच्चा शर्मिंदा है। फैंग झेंग अचानक आंसुओं में आ गया। चाचा ने आहें भरी और जवाब दिया, बस जाओ, जल्दी से अपने कमरे में वापस जाओ और अपना गू रिफाइन करो। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जब फैंग झेंग चला गया, चाचा के चेहरे पर एक क्रूर और गुस्से वाला भाव आ गया। बैंग! उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा, फुसफुसाते हुए, HMPH, ये कमीना। उसने हमारे वर्कर्स को एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल किया, वो सच में बहुत चालाक है। चाची ने सलाह दी, पति जी, अपना गुस्सा शांत कीजिए। ये सिर्फ CHEH प्राइमीवल स्टोन्स की बात है। तुम क्या समझोगी, औरत? यह फैंग युआन सिर्फ एक सी ग्रेट टैलेंट है,
अगर वो मूनलाइट गू रिफाइन करना चाहता है तो यूज प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत पड़ेगी। उसके पहली बार के कमजोर अनुभव के साथ CHEH प्राइमेवल स्टोन्स यूज रिफाइन करने के लिए काफी नहीं होंगे। लेकिन अब जब उसके पास 12 पीस हैं तो ये काफी से ज्यादा होंगे। चाचा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपने दांत पीस लिए। उन्होंने आगे कहा, एक गू मास्टर का कल्टीवेशन बहुत तेजी से होगा अगर काफी रिसोर्सेज हो और कोई बड़ा ना हो। 2-3 सालों में क्लैन एक रैंक 2 गू मास्टर पैदा कर सकती है। फैंग युआन का कल्टीवेशन रैंक जितना कम होगा, उसकी 1 साल बाद परिवार की विरासत हासिल करने की उम्मीद उतनी ही कम होगी। अभी वो जवान है, अभी कल्टीवेशन शुरू ही किया है। हम उसमें बड़ा डालेंगे और उसकी शुरुआत उसके उम्र के लोगों से पीछे कर देंगे। एकेडमी के रिसोर्सेज हमेशा बेहतरीन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। उसके लेटेंट टैलेंट के साथ एक बार वो पीछे हो गया तो यूज कोई रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। रिसोर्सेज की मदद के बिना उसका कल्टीवेशन और भी नीचे गिरेगा। इस दुष्चक्र के साथ मैं देखना चाहता हूं कि क्या उसके पास 1 साल बाद परिवार की विरासत हासिल करने की काबिलियत है। चाची को समझ नहीं आया। अगर हम उस रोके नहीं भी तो वो 1 साल बाद ज्यादा से ज्यादा रैंक 1 मिडिल स्टेज पर होगा। पति जी, आपका कल्टीवेशन रैंक 2 पर है, आप उससे क्यों डर रहे हैं? चाचा इतने गुस्से में थे कि उन्होंने पैर पटका और कहा, औरत, तुम सच में लंबी छोटी पर अकाल छोटी का केस हो। सिर्फ अपने सीनियर होने के नाते क्या मुझे सच में नौजवान पीढ़ी को नीचा दिखाना चाहिए? अगर वो विरासत वापस लेना चाहता है तो ये आम बात है और सीधे तौर पर रोका नहीं जा सकता। मैं सिर्फ क्लैन के नियमों का इस्तेमाल करके ही जवाब दे सकता हूं। क्लैन के नियमों में लिखा है, 16 साल की उम्र में घर का मुखिया बनने के लिए व्यक्ति के पास कम से कम रैंक 1 मिडिल स्टेज का कल्टीवेशन होना चाहिए। वर्ण इसका मतलब होगा कि फैंग युआन को क्लैन के रिसोर्सेज बर्बाद करने का कोई अधिकार नहीं होगा। जब मैंने ये कह दिया है तो अब तुम्हें समझ आया? चाची को समझ आ गया। चाचा ने अपनी ऊँट सिकोड़ ली, उनकी निगाहों में एक चमक थी। उन्होंने थोड़ा सर हिलाया, आहें भरते हुए कहा, फैंग युआन बहुत होशियार है, बहुत चालक है। वो एक पावर प्ले को भी समझ गया। ये किस तरह की बुद्धि है? इतनी कम उम्र में साजिश और गणना करना कितना भयानक है। शुरू में मैं उसके खिलाफ और साजिश करने जा रहा था, फिर भी वो सीधे बाहर चला गया। मेन शेन की पर और निर्भर रहकर यूएस पर नजर रखना और उस परेशान करना चाहता था, लेकिन आखिर में वो चला गया और CHEH प्राइमेवल स्टोन्स भी कामा लिए। अफसोस, काश वो फैंग झेंग की तरह बेवकूफ होता तो कितना अच्छा होता। ओह हाँ, आज से तुम्हें फैंग झेंग के साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। आखिरकार वो एक ग्रेट टैलेंट है। इतना ही नहीं, मैं देख सकता हूं कि उसके मन में फैंग युआन के प्रति असंतोष और नाखुशी के भाव हैं। ये भावनाएं अच्छी चीज हैं, उन्हें सही ढंग से मार्गदर्शन देना होगा। मुझे एक तरह का एहसास है कि वो भविष्य में फैंग युआन से निपटने का सबसे अच्छा हथियार बनेगा। पलक झपकाते ही 2 दिन बीत गए। इनके कमरे में रोशनी नहीं थी। चांदनी अंदर आ रही थी, एक ठंडी सी रंगत बिखेरती हुई। बेड पर फैंग युआन पालथी मारे बैठा था, उसकी ईयर बैंड थी। उसने अपना ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस हिलाया, अपने मन को लिकर वर्म को रिफाइन करने पर केंद्रित किया। उसके शरीर पर एक छोटा सा कट पहले हाई ग्रीन कॉपर के हरे रंग से रंग चुका था, लेकिन लिकर वर्म की विल अभी भी उतनी ही दृढ़ थी। वो लगातार अथेरियल प्राइमेवल एसेंस के बीच में संघर्ष कर रहा था। फैंग युआन का रिफाइनिंग प्रोसेस आसानी से नहीं चल रहा था। ये बहुत मुश्किल था। मैंने 2 दिन और 2 रात बिता दिए, हर दिन सिर्फ 2 घंटे आराम किया, और मैंने 12 प्राइमेवल स्टोन्स खर्च कर दिए, लेकिन सिर्फ 1/5 प्रोग्रेस हाई कर पाया। समय के हिसाब से मुझे लगता है कि कोई इन कुछ दिनों में अपना गू रिफाइन करने में सफल हो जाएगा। फैंग युआन स्थिति को साफ साफ देख सकता था। हालांकि उसका टैलेंट वैसे भी कमजोर था, ऊपर से जिस लिकर वर्म को वो रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था उसकी जीने की इच्छा हैरतअंगेज रूप से दृढ़ थी। ये एक नॉर्मल मूनलाइट गू से भी ज्यादा मजबूत थी। इसके नतीजे में पीछे रह जाने की स्थिति नॉर्मल थी। एक पाल पीछे रहना कुछ नहीं है, जब तक मेरे पास लिकर वर्म है। फैंग युआन का दिल आईने की तरह साफ था, उसमें चिंता और निराशा का कोई निशान नहीं था। अचानक लिकर वर्म एक गेंद में सिमट गया। अरे नहीं, लिकर वर्म काउंटर अटैक कर रहा है। फैंग युआन ने तुरंत अपनी ईयर खोली, उसकी निगाहों में एक हैरानी का भाव था। उसके सामने लिकर वर्म एक गोल छोटी सी गठरी में सिमट गया था, जोर से एक चमकदार सफेद रोशनी निकाल रहा था। ये अपनी आखिरी कोशिश में सब कुछ दांव पर लगा रहा था। तुरंत फैंग युआन ने लिकर वर्म के शरीर से एक मजबूत विल आती हुई महसूस की, जो सीधे प्राइमेवल एसेंस से होकर उसके अपचर के प्राइमेवल सी में उतर गई।
एक गू के काउंटर अटैक करने की स्थिति बेहद दुर्लभ थी। सिर्फ बेहद मजबूत विल वाले गू हाई अपनी पूरी कोशिश करते थे, या तो सफलता या मौत। ऐसे दृश्य के सामने आम किशोर इस वक्त घबरा जाते। भले ही वो हैरान था, फैंग युआन घबराया नहीं, बल्कि उस कुछ खुशी महसूस हुई। सब कुछ एक आखिरी कोशिश में लगा देना, यह भी एक अच्छी बात है। जब तक मैं इस काउंटर अटैक को संभाल सकता हूं, लिकर वर्म की विल काफी कमजोर हो जाएगी। हालांकि मुझे इस विल के खिलाफ लड़ने में पूरा ध्यान लगाना होगा, मुझे जरा सा भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं मिलना चाहिए, वरन ये बुरा होगा, अफसोस। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस दौरान कोई मुझे परेशान करने नहीं आएगा। उसके विचार अंतिम रूप ले चुके थे। वो अपने अपर्चर में प्राइमेवल एसेंस इकट्ठा करने के लिए तैयार था, लिकर वर्म की विल को स्वीकार करने के लिए तैयार था। वो उसके साथ उलझ जाएगा और उससे 300 राउंड लड़ेगा। लेकिन इस पल एक चमत्कारी घटना हुई। उसके अपर्चर के बीच में, समंदर से ऊंची हवा में, एक गू प्रकट हुआ। बूम! इस गू से एक शक्तिशाली सांस फूट पड़ी। ये सांस आकाश गंगा की तरह बह रही थी और पहाड़ों से नीचे उतरती बात के पानी की तरह। फिर भी ये एक भयानक जानवर की तरह भी थी जिसकी शान को ठेस पहुंची हो और उसने अपनी लाल ईरी खोलकर आसपास देखा हो कि किसकी हिम्मत हुई उसके इलाके का उल्लंघन करने की। यह स्प्रिंग ऑटम सकाडा है। इस गू को देखकर फैंग युआन पूरी तरह से शॉक्ड रह गया। रिफाइनिंग के प्रोसेस के दौरान गू ने काउंटर अटैक कर दिया। इस वक्त लिकर वर्म, जिसने फ्लावर वाइन मोम की बेहद मजबूत विल विरासत में पाई थी, उसके अपर्चर पर हमला बोल दिया, बेधड़क फैंग युआन पर काउंटर अटैक करते हुए। ये मजबूत इच्छा शक्ति ऊपर से उतरी, नीचे अपर्चर के तला पर ग्रीन कॉपर प्राइमेवल सी की तरफ बढ़ गई। समंदर में लहरें उथल पुथल करने लगी, ऊंची ऊंची ज्वार उठने लगी। फैंग युआन की विल के तहत बड़ी मात्रा में प्राइमेवल एसेंस आसमान की तरफ उठा और एक साथ इकट्ठा होकर एक विशाल राक्षसी लहर बन गया, जो बेधड़क आने वाले लिकर वर्म की विल को स्वीकार कर रहा था। जैसे ही दोनों तरफ अपर्चर के बीच में भयानक टक्कर होने वाली थी, दोनों ऊर्जाओं के बीच एक खाली जगह में एक गू कीड़े की हल्की सी छवि उभार आई। ये एक सकाडा था। सकाडा का शरीर बड़ा नहीं था। अगर मूनलाइट गू को एक नीले क्रिस्टल की तरह बयान किया जाए जो एक मुड़े हुए चांद की तरह है, तो यह सकाडा एक नाजुक शिल्पकृति की तरह था जिसे एक माहिर शिल्पकार ने खजूर की लकड़ी और पेड़ के पत्तों से बनाया था। इस गू का सर और पेट भौर पीले रंग का था। इसकी सतह पर एक पेड़ के विकास चक्रों जैसा टेक्सचर था, जैसे कि इसने अनगिनत साल देखे हो। इसकी पीठ पर दो बहुत चौड़े और पारदर्शी पंख थे, जैसे दो पेड़ के पत्ते एक दूसरे पर रखे हो। पंखों की संरचना एक जैसी थी। ये संरचना एक आम नेटवेब पत्ते की तरह थी। बीच में एक मोटा ताना था और इस तने से दोनों तरफ पत्ते की रेखाओं का एक जाल फूट रहा था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा। वो चुंक गया था। ये एक विशाल जानवर की तरह था जो आमतौर पर अपनी गुफा में गहरी नींद में छिपा रहता है। लेकिन अचानक वो जाग गया और उस पता चला कि उसके इलाके पर कब्जा किया गया है। किसने मेरे इलाके में आकर हंगामा करने की हिम्मत की? जैसे कि उसकी शान को ठेस पहुंची हो, स्प्रिंग ऑटम सकाडा गुस्से में आ गया और उसने एक औरा छोड़ी। औरा कमजोर पर शक्तिशाली थी। ये बहती हुई आकाश गंगा जैसी थी, विशाल और शक्तिशाली लहरों के साथ आगे बढ़ती हुई। ये हजारों मील तक पहाड़ों को साफ कर देती या एक विस्तृत रेगिस्तान को डूबा देती। इस औरा के सामने लिकर वर्म की विल एक हाथी के सामने चींटी जैसी थी। औरा चारों तरफ फैल गई, जैसे एक उठती हुई अदृश्य सुनामी हो। हमला करने वाली लिकर वर्म की विल में इसका सामना करने की भी हिम्मत नहीं थी। ये तुरंत इस औरा द्वारा पूरी तरह निगल ली गई। फैंग युआन को दबाव महसूस हुआ। उसने अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ाया हुआ ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंसेस औरा से ऐसे टकराया जैसे कोई लहर एक बड़े पहाड़ से टकराती है। एक पाल में कंडेंस्ड प्राइमेवल एसेंस टूटकर बारिश में बिखर गया, प्राइमेवल सी पर गिरने लगा। प्राइमेवल सी पर लहरें एक के बाद एक उठने लगी, जैसे अभी अभी एक तूफानी बारिश ने सब कुछ उजाड़ दिया हो। इसकी उथल पुथल बढ़ गई थी। लेकिन कुछ सेकंड्स के बाद स्प्रिंग ऑटम सकाडा की औरा नीचे फैली, प्राइमेवल सी पर दबाव डालते हुए। बूम! फैंग युआन को लगा जैसे उसने एक भिनभिनाहट सुनी हो। एक पाल में समंदर पर उठती लहरें शांत हो गई। स्प्रिंग ऑटम सकाडा की औरा ने पूरे प्राइमेवल सी को मजबूती से दबा दिया, जैसे एक अदृश्य पहाड़ नीचे दबा रहा हो। समंदर की सतह आईने की तरह शांत थी, एक भी लहर नहीं उठ रही थी। ये जैसे एक पहले से मुड़ा हुआ कागज था, जिसे एक अनंत विशाल हाथ ने अचानक धक्कर उस समतल कर दिया हो। ये बेशक एक अतुलनीय शक्ति थी। फैंग युआन ने अपने दिल पर एक विशाल अदृश्य पहाड़ जैसा दबाव महसूस किया। उसने इसकी तुलना सुन वुकोंग के 5 एलिमेंट्स माउंटेन के नीचे दबने से की।
फैंग युआन एक बूंद भी प्राइमेवल एसेंस नहीं हिला पा रहा था। हालांकि वो हैरान था, पर डरा नहीं था, बल्कि उसके दिल में बेहद खुशी थी। मैंने सोचा नहीं था कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा सच में मेरे साथ आ जाएगा और साथ में पुनर्जन्म लेगा। तो ये असल में एक बार उस होने वाला गू वर्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा है जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक रैंक 6 ग्रेड का गू था, और ये फैंग युआन की पिछली जिंदगी में पहला रैंक 6 गू था, साथ ही उसका आखिरी भी। इसे बनाने के लिए फैंग युआन ने सारे तरीके और रिसोर्सेज इस्तेमाल किए थे। एक हैरतअंगेज मात्र में शक्ति बर्बाद की थी। 30 साल की मेहनत के बाद आखिरकार सफल हुआ था। लेकिन उसकी सफलता के कुछ ही समय बाद, जब स्प्रिंग ऑटम सकाडा अभी अभी नया नया बना था, राइचस फैक्शन के योद्धाओं ने फैंग युआन के खतरे को महसूस किया और उस मारने के लिए इकट्ठे हो गए। पुनर्जन्म के बाद फैंग युआन को स्प्रिंग ऑटम सकाडा नहीं मिला, इसलिए उसने सोचा कि वो मर गया है। लेकिन असल में वो गहरी नींद में सो गया था। फैंग युआन के शरीर के अंदर आराम कर रहा था। एक पाल में 500 साल पीछे जाना उसकी जीवन शक्ति के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वो बहुत कमजोर था, इतना कमजोर कि फैंग युआन, उसका मास्टर होने के नाते भी उस महसूस नहीं कर पा रहा था। अभी भले हाई स्प्रिंग ऑटम सकाडा प्रकट हो गया था, उसकी हालत अभी भी खराब थी। पुनर्जन्म के बाद से वो हमेशा गहरी नींद में आराम कर रहा था। अभी प्रकट होना इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपच के खतरे को महसूस किया था। ये कहा जा सकता है कि लिकर वर्म की विल ने यूज जागा दिया था। वो कमजोर था, बहुत कमजोर, बेहद कमजोर। फैंग युआन की यादों में असली स्प्रिंग ऑटम सकाडा जीवन शक्ति से भरा हुआ था। उसका शरीर एक कीमती फर्श की तरह था, जिससे एक गर्म और चमकदार पॉलिश निकलती थी। उसके दो पंख गहरे हरे जैसे दो नरम पेड़ के पत्ते जो अभी अभी ताजे फूटे हो। लेकिन अभी सकाडा के शरीर से एक तेज और मौत जैसी ठंडक निकल रही थी। उसके शरीर से कोई चमक या पॉलिश नहीं थी, जिससे वो मुरझाई हुई लकड़ी की तरह खुरदुरा और फीका लग रहा था। उसके पंख नरम और हरे पत्तों के रंग के नहीं थे, वो पूरी तरह पीले जैसे पतझड़ के मुरझाए हुए पत्ते। उसके पंखों के सायर थोड़े मुड़े हुए थोड़े अधूरे, जैसे गिरे हुए पत्तों का कोना। ये देखकर फैंग युआन को दुख और खुशी दोनों महसूस हुई। दुख इसलिए था क्योंकि स्प्रिंग ऑटम सकाडा को इतना भारी झटका लगा था। वो मौत से बस एक कदम दूर था, एक चट्टान के किनारे से बस 1 फुट दूर। खुशी की बात यह थी, शुक्र है कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा इस हद तक कमजोर था, वरन वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाता। ये जान लेना चाहिए कि एक गू मास्टर और एक गू के बीच, दोनों को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए। सबसे अच्छा यह होता कि दोनों का रैंक एक जैसा हो। एक रैंक 1 गू मास्टर को रैंक 1 गू इस्तेमाल करना चाहिए, ये सबसे आदर्श है। अगर गू का ग्रेड गू मास्टर से कम हो, जब गू मास्टर यूज इस्तेमाल करेगा, तो ये एक मजबूत आदमी द्वारा एक छोटी सी छड़ी उठाने के बराबर होगा, शक्ति का आउटपुट कम होगा। अगर गू का ग्रेड गू मास्टर से ऊंचा हो, जब गू मास्टर यूज इस्तेमाल करेगा, तो ये एक छोटे बच्चे द्वारा एक भारी कुल्हाड़ी उठाने का उदाहरण होगा, जिसे वो ठीक से चला नहीं पाएगा। स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक रैंक 6 गू था, और फैंग युआन सिर्फ एक रैंक 1 इनिशियल स्टेज गू मास्टर था। एक चित्र के रूप में उदाहरण देने के लिए, स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक पहाड़ होगा, और फैंग युआन एक गिलहरी। अगर गिलहरी पहाड़ का इस्तेमाल अपने दुश्मन को मारने के लिए करना चाहे, तो गिलहरी पहले ही सेकंड में पहाड़ के नीचे कुचल जाएगी। अगर स्प्रिंग ऑटम सकाडा अपने पीक स्टेट में होता, तो फैंग युआन का कमजोर रैंक 1 एपर्चर यूज बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। सकाडा की शान और शौकत भरी और एपर्चर को फाड़ कर मार देती। खुशकिस्मती से वो अपने सबसे कमजोर स्टेट में था, इसलिए फैंग युआन का एपर्चर अभी उस समा सकता था। मैंने मूनलाइट गू को छोड़ दिया, लिकर वर्म को ढूंढने के लिए इतनी मेहनत की ताकि उस अपना विटल गू बना सकूं। लेकिन असल में मेरे पास शुरू से ही एक विटल गू था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा मेरा वाइटल गू है। फैंग युआन का दिल भावनाओं से भर गया जब उसने अपने और स्प्रिंग ऑटम सकाडा के बीच का नजदीकी रिश्ता महसूस किया। वाइटल गू एक गू मास्टर द्वारा रिफाइन किया गया पहला गू होता है। ये बेहद महत्वपूर्ण होता है और एक गू मास्टर के भविष्य के विकास को बड़े पैमाने पर प्रभावित करता है। अगर एक विटल गू अच्छे से चुना जाए, तो गू मास्टर का विकास और भी आसान हो जाता है। जब वाइटल गू कम ग्रेड का होता है, तो एक गू मास्टर के लिए ये उसके कल्टीवेशन में बोझ बन जाता है और उसके साथियों को उससे आगे निकलने देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक लड़ाई में जीवन और मौत के मामले को प्रभावित करता है। फैंग युआन इस बात को साफ जानता था, इसलिए वो गू यू विलेज के सिग्नेचर मूनलाइट गू को चुनने के बाद संतुष्ट नहीं था। यूज लिकर वर्म को ढूंढने के लिए हर हद तक जाना पड़ा। उसकी यादों में एक रैंक 1 गू मास्टर के लिए लिकर वर्म पहले से एक हाई क्वालिटी चुनाव माना जाता था।
मूनलाइट गू सिर्फ एक ऐसा चुनाव था जो औसत से थोड़ा ऊपर था। लेकिन जिंदगी हैरान करने वाली होती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले पाल उसके लिए क्या इंतजार कर रहा है। फैंग युआन ने अपनी पिछली जिंदगी में स्प्रिंग ऑटम सकाडा को रिफाइन किया था। उसके पुनर्जन्म के बाद स्प्रिंग ऑटम सकाडा गहरी नींद में चला गया, लेकिन उनके बीच का संबंध अभी भी मौजूद था। असल में फैंग युआन ने पाया कि जैसे समय की नदी के रिफाइनमेंट से गुजरकर उसका स्प्रिंग ऑटम सकाडा के साथ संबंध उसकी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा गहरा और रहस्यमयी हो गया था। बस इसलिए कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा बहुत कमजोर था, इसलिए फैंग युआन को इसका एहसास नहीं हुआ। इसलिए सही मायने में स्प्रिंग ऑटम सकाडा पहला गू है जिसे उसने रिफाइन किया था। एक ही बात थी कि स्प्रिंग ऑटम सकाडा उसकी इस जिंदगी में रिफाइन नहीं हुआ था, बल्कि उसकी 500 साल की पिछली जिंदगी की कड़ी मेहनत का नतीजा था। स्प्रिंग ऑटम सकाडा फैंग युआन का वाइटल गू था, एक रैंक 1 गू मास्टर जिसके पास रैंक 6 का वाइटल गू हो। अगर ऐसी बात बाहर कही जाती तो उम्मीद है कि कोई भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करता। ये पहले ही इंसानी समझ की सीमाओं को तोड़ चुका था, लेकिन फिर भी बिल्कुल यही हुआ था। सच्चाई संदेह से परे है। लिकरवर्म एक विटल गू के रूप में पहले से ही सबसे अच्छे विकल्पों में से एक है, लेकिन जब तुम उसकी तुलना स्प्रिंग ऑटम सकाडा से करते हो तो वो जमीन पर पड़े कचरे जैसा है। इस जिंदगी में मेरा वाइटल गू असल में स्प्रिंग ऑटम सकाडा है। हा। जो जबरदस्त खुशी यूज महसूस हुई उसने उसके दिमाग पर हावी नहीं होने दी। वो जल्दी से शांत हो गया और उन परिणामों पर विचार करने लगा जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा उसके लिए लाएगा। स्प्रिंग ऑटम सकाडा की एबिलिटी रीबर्थ है, लेकिन अभी वो अपने सबसे कमजोर स्टेट में है। जिस पाल में इसे इस्तेमाल करूंगा ये मर जाएगा। हालांकि ये अभी भी एक रैंक 6 गू है, इसलिए मैं इसकी ऑरा का पूरी तरह इस्तेमाल कर सकता हूं। इससे इसके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। ही। जब उसने सोचना खत्म किया उसने अपने विचार बैंड किए और ईनी खोली। लिकरवर्म उसके सामने तैर रहा था, धुएं जैसे ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस के बीच कांप रहा था जिसने उस घेर रखा था। पहले जीने का एक मौका पाने के लिए निराशा ने लिकरवर्म को एक हाई झटके में सब कुछ दांव पर लगाने पर मजबूर कर दिया था। फिर भी आखिर में उसकी विल स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा से आसानी से हार गई। इसके कारण यूज भारी झटका लगा। उसकी वर्तमान शक्ति उसकी मूल विल के 1% से भी कम थी। स्प्रिंग ऑटम सकाडा एक साधारण विचार के साथ फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा का एक छोटा सा अंश जारी किया। इस ऑरा ने लिकरवर्म के शरीर पर दबाव डाला। लिकरवर्म तुरंत स्थिर हो गया, एक मृत प्राणी की तरह गतिहीन। उसकी बिखरी हुई विल ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा को महसूस किया, जैसे एक चूहा बिल्ली से टकरा गया हो। वो डर गया। वो एक गेंद में सिमट गया और थोड़ा सा भी हिलने से डर रहा था। फैंग युआन हंसा और इस मौके का फायदा उठाकर अपना प्राइमेवल एसेंस चलाया। शुरू में जब उसने अपने ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस का इस्तेमाल करके यूज रिफाइन करने की कोशिश की तो लिकरवर्म की विल ने जोर से विरोध किया, इसलिए वो सिर्फ धीरे धीरे हाई फेल पा रहा था। लेकिन अब फैंग युआन का ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस सीधे अंदर चला गया, बिना किसी विरोध के जोर से बह रहा था। कोई रुकावट नहीं थी। लिकरवर्म की सतह पर ग्रीन कॉपर रंग तेजी से फैल गया। कुछ ही पलों में एक बार मोती सफेद लिकरवर्म पूरी तरह से हरा हो गया। जनरल सिचुएशन गुजर चुकी थी। लिकरवर्म की आखिरी बची हुई विल आखिरकार फैंग युआन की विल द्वारा आसानी से धो दी गई, शून्य में घुल गई। इसके साथ ही लिकरवर्म पूरी तरह से रिफाइन हो गया। शुरुआत से तुलना करें, जहां फैंग युआन को पहाड़ों को लांघने और घाटियों को पार करने जैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अभी का रिफाइनिंग प्रोसेस थूक निगलने जैसा आसान था। एक तरह का रहस्यमयी और सौहार्दपूर्ण एहसास लिकरवर्म और फैंग युआन को जोड़ गया। रिफाइंड लिकरवर्म फैंग युआन का एक हिस्सा जैसा था। अगर फैंग युआन यूज सिकुड़ने को कहता तो वो सिकुड़ जाता। अगर वो उस एक गेंद में सिकुड़ने को कहता तो वो एक गोल छोटी सी गठरी में सिकुड़ जाता। एहसास अपनी उंगली हिलाने जैसा था। फैंग युआन ने अपना प्राइमेवल एसेंस वापस ले लिया और लिकरवर्म अपने मोटे और सफेद रूप में वापस आ गया। फिर एक छलांग के साथ वो हवा में से गुजरा और फैंग युआन के अपचे के बीच में घुस गया। जब वो अंदर था, लिकरवर्म तैरते हुए स्प्रिंग ऑटम सकाडा के आसपास थोड़ी दूरी तक गया और ग्रीन कॉपर प्राइमेवल सी में प्रवेश कर गया। समंदर की सतह पर लिकरवर्म ने अपने शरीर को मनमाने ढंग से फैलाया। कभी कभी वो अपनी गोल मटोल कमर को घुमाता, आरामदेह लग रहा था जैसे वो गर्म शावर में नहा रहा हो। स्प्रिंग ऑटम सकाडा के साथ मेरे प्लान्स बदलने होंगे। फैंग युआन ने अपना दिमाग एपर्चर से हटाया और मूनलाइट गू को बाहर निकाला। उसने वही किया जो उसने पहले किया था, स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा का एक संकेत छोड़ते हुए, यूज मूनलाइट गू पर दबाते हुए।
जैसे ही उसने स्प्रिंग ऑटम सकाडा की ऑरा को महसूस किया, मूनलाइट गू की विल ने तुरंत हार मान ली। उसका डर इतना ज्यादा था कि उसकी विल सिर्फ अपने ही शरीर के सबसे दूर के कोने में सिमट सकती थी। फैंग युआन का प्राइमेवल एसेंस अंदर दौड़ा। पलक झपकाते ही मूनलाइट गू जेड ग्रीन रंग का हो गया। आखिरकार सिर्फ एक साधारण विचार के साथ मूनलाइट गू की विल आसानी से गला घोंट दी गई। जब वो कर चुका, उसने अपना प्राइमेवल एसेंस वापस ले लिया और मूनलाइट गू अपने मूल अर्धपारदर्शी नीले क्रिस्टल रूप में वापस आ गया। उसने मूनलाइट गू को रख लिया। वो उसके अपचर में नहीं गया, बल्कि सीधे उसके माथे पर गिर गया, उसके भावों के बीच में एक हल्का नीला अर्धचंद्र का निशान बनाते हुए। मूनलाइट गू की पूरी रिफाइनिंग प्रक्रिया शुरू से अंत तक 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगी। उसकी मुश्किल रिफाइनिंग प्रक्रिया की शुरुआत की तुलना अभी की स्थिति से करें तो गति तेजी से थी और एक तीव्र विरोधाभास पैदा किया। ना सिर्फ ये बहुत तेजी से था, प्राइमेवल एसेंस की खपत भी बहुत कम थी। पिछले कुछ दिनों में फैंग युआन ने सिर्फ लिकर वर्म को रिफाइन करने के लिए CHEH प्राइमेवल स्टोन्स खर्च किए थे। लेकिन आज रात, जबकि फैंग युआन अपने अपचर में प्राइमेवल सी का तला देख सकता था, उसने एक भी स्टोन इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, स्प्रिंग ऑटम सकाडा के हाथ में होने से ये देवता की मदद पाने जैसा आसान है। आज के बाद मुझे बस उसकी ऑरा का इस्तेमाल करके दबाव डालना है, कोई भी रैंक 1 गू आसानी से रिफाइन हो जाएगा। भले ही मेरे पास सिर्फ सी ग्रेड टैलेंट है, मुझे प्राइमेवल स्टोन्स की मदद लेने की जरूरत नहीं है। पहले और अभी का अंतर स्वर्ग और धरती जैसा है। फैंग युआन का मन खुश था। अभी उसकी स्थिति कोहरे और बादल को धकेलकर नीले आसमान को देखने जैसी थी। भले हाई स्प्रिंग ऑटम सकाडा अपने सबसे कमजोर बिंदु पर था, वो अभी भी एक रैंक 6 गू था। एक गिरा हुआ शेर भी खतरा छोड़ जाता है, एक सडेली जहाज में भी 3 पाउंड कीलें होती हैं। सिर्फ उसकी ऑरा पर निर्भर करके फैंग युआन का कल्टीवेशन आज से एक बड़ा प्रेरक बाल प्राप्त करेगा। इस पल खिड़की के बाहर चंद्रमा चमकदार था और तारे कम थे। चांदनी खिड़की से होकर बह रही थी, फैंग युआन के चेहरे पर चमक रही थी। शुरू में मैंने सोचा था कि मैं नंबर 1 नहीं बन पाऊंगा, लेकिन रास्ता अनापेक्षित रूप से मुड़ गया। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मुझे अभी एकेडमी जाना होगा और टॉप प्राइज लेना होगा। फैंग युआन की एड़ी चमक उठी। एक विचार के साथ स्प्रिंग ऑटम सकाडा दृश्य से ओझल हो गया और एक बार फिर गायब हो गया, अपनी गहरी नींद में वापस लौट गया। फिर उसने लिकरवर्म को बुलाया और उस अपने बिस्तर के एक कोने में छिपा दिया। ये एकेडमी की अनावश्यक जांच से बचने के लिए था। 15 मिनट बाद क्लैन एकेडमी में एकेडमी के एल्डर बहुत पहले हाई सो चुके थे, लेकिन अपने सपनों में वो धीरे धीरे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन सकते थे। वो शोर से जाग गए और उन्होंने अपनी एड़ी खोली, थोड़ा नाखुश होकर। कौन है बाहर वहां रात के बीच में? तुरंत एक आवाज ने सम्मानजनक लहजे में जवाब दिया, सर एल्डर को रिपोर्ट कर रहा हूं। इस साल के बैच का एक स्टूडेंट है। उसने पहले हाई मूनलाइट गू को रिफाइन कर लिया है। आपने अपने अधीनस्थों को पहले ही निर्देश दिया था कि पहला नाम आते ही तुरंत आपको रिपोर्ट करें, चाहे कितना भी समय हो। अच्छा, ये सच है कि ऐसा हुआ था? एकेडमी के एल्डर ने भावें सिकोड़ ली और फिर वो अपने बिस्तर से उठे। जैसे ही उन्होंने अपने कपड़े पहने, उन्होंने पूछा, इस साल नंबर 1 कौन सा स्टूडेंट है? क्या वो गु यू फैंग जेंग है? दरवाजे के बाहर अधीनस्थ ने जवाब दिया, ऐसा लगता है। जैसे ही मैंने खबर सुनी, मैं यहां आपको बताने के लिए दौड़ा आया, सर। ऐसा लगता है कि कोई फैंग फैमिली ब्रांच से है। ही, समय का हिसाब लगाओ, तो शायद वही है। एकेडमी के एल्डर हल्के से हंसे, आत्मविश्वास से कहते हुए, अ ग्रेट टैलेंट के जीनियस के अलावा और कौन हो सकता है? वो सारे भी ग्रेट टैलेंट के स्टूडेंट्स प्राइमेवल स्टोन्स की मदद से भी कम ही रहेंगे। वर्ण कल्टिवेशन टैलेंट का ग्रेड इतना जरूरी क्यों होता? ये कहते हुए उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर आए। दरवाजे के बाहर उनका अधीनस्थ सम्मान से झुका, 2 कदम पीछे हट गया। सिर सही कह रहे हैं, उसने उनकी बात दोहराई। हॉल में 10 या उससे ज्यादा मोमबत्तियां एक साथ जल रही थी, हॉल को रोशन कर रही थी। जिस आदमी ने फैंग युआन को रिसीव किया था, उसने अब तक सारे संदेह दूर कर दिए थे। मोमबत्ती की तेज रोशनी में उसके चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव था। रुको, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारा नाम गु यू फैंग युआन है, गु यू फैंग जेंग नहीं? फैंग युआन ने सर हिलाया। इस पैल एल्डर प्रवेश द्वार से अंदर आए। फैंग युआन और वो आदमी खड़े हो गए और सलाम करने के लिए मुड़े। जब एकेडमी के एल्डर ने फैंग युआन को देखा, उनका चेहरा मुस्कुराहटों से भरा हुआ था। वो तेजी से आगे बढ़े और फैंग युआन के सामने खड़े हो गए, उसके कंधे को दोस्ताना अंदाज में थपथपाते हुए। तुमने अच्छा किया, गु यू फैंग झेंग, तुमने मुझे निराश नहीं किया।
तुम सच में एक ग्रेट टैलेंट हो, जीनियस। तुम्हारे सारे बी ग्रेड, सी ग्रेड के साथी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, तुमसे कभी तुलना नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। फैंग युआन और फैंग झेंग जुड़वा भाई थे, उनकी बाहरी शक्ल एक जैसी थी। यहां तक कि एकेडमी के एल्डर भी गलतफहमी में पड़ गए। फैंग युआन ना तो घमंडी था ना ही विनम्र। उसने एक छोटा सा कदम पीछे लिया, अपने कंधे को एकेडमी के एल्डर के हाथ से आजाद कराते हुए। उसने एकेडमी के एल्डर को घूरा, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। फिर उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सर एल्डर, आपको गलतफहमी हुई है। मैं गु यू फैंग युआन हूं। गु यू फैंग जेंग मेरा छोटा भाई है। है? एकेडमी के एल्डर ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, उनका चेहरा हैरान था। उन्होंने फैंग युआन को संदेह से घूरा, उनकी भावें सिकुड़ गई। कुछ सांस लेने के बाद उन्होंने आखिरकार बोला, तुम गु यू फैंग युआन हो? सही कहा सर, फैंग युआन ने जवाब दिया। तुमने मूनलाइट गु रिफाइन कर लिया है? एकेडमी के एल्डर बेहद हैरान थे। उनकी दोनों उँगली फैंग युआन के माथे पर बने अर्धचंद्र के निशान को घूर रही थी। उनकी उँगली चमक रही थी, वो साफ दिख रही चीज पूछ रहे थे। जी हाँ, मामला यही है, फैंग युआन ने कहा। तो तुम अपने बैच में पहले हो? एकेडमी के एल्डर बेवकूफों वाले सवाल पूछ रहे थे, लेकिन उनकी पूरी गलती नहीं थी। आखिरकार ये स्थिति सबकी उम्मीदों से बिल्कुल परे थी। ये जान लेना चाहिए कि वो दर्जनों सालों से एकेडमी के इंचार्ज दिए और बेहद अनुभवी थे। उन्होंने सी ग्रेड टैलेंट के स्टूडेंट्स को इससे पहले नंबर 1 के लिए लड़ते देखा था, लेकिन इतना जल्दी कभी नहीं। ये तो छोड़ हाइडू की इस बैच में ए और बी ग्रेड टैलेंट वाले साथी थे। अगर मुझसे पहले कोई नहीं है। फैंग युआन ने गहरे विचार में होने का नाटक किया, फिर उसने अपनी नाक रख दी और आगे कहा, तो ऐसा लगता है। एकेडमी के एल्डर। चैप्टर एंड।